हेलो एवरीवन। सो आज से स्टार्ट करते हैं अपना नया यूनिट टूल्स एंड टेक्निक्स। टूल्स एंड टेक्निक्स के अंदर हम आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्कोपी के बारे में। माइक्रोस्कोपी क्या है, कौन कौन सी पढ़नी है, ये सारी की सारी देखते हैं अपन। पहले जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, वहां से भी सवाल आ सकते हैं आराम से। अब माइक्रोस्कोपी का इतना मतलब तो आपको पता ही है कि भाई एक ऐसी मशीन है या एक ऐसा अपरेटस है जिससे चीजों को बड़ा करके देखा जाता है, ताकि हम जो माइक्रो लेवल पे चीजें हैं, ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, कोई सेल्यूलर जो कंपार्टमेंट है वो हो सकते हैं, उनको देखते हैं, उनकी स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में। देखो, सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया? मोस्ट ऑफ द टाइम हम पढ़ते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, लेकिन वो सही नहीं है। दो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं थे, एक्चुअली साइंटिस्ट नहीं थे, इनकी चश्मे की दुकान थी। जी हाँ, चश्मे की दुकान थी। और ये फादर एंड सन है, बाप बेटे थे ये, हैंस एंड जकारियस जेनसन। इन्होंने 1950 के अंदर फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया। फर्स्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। दोनों फादर एंड सन है और ये चश्मे की दुकान थी इनकी, तो इन्होंने सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया। अब उसके बाद में एक नाम आता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था 19 एक्चुअली ये माइक्रोस्कोप तो नहीं बनाया इन्होंने, 1610 के, सॉरी 1670 के अंदर, 1670 के अंदर इन्होंने जो कांच की बोतल होती है, उस कांच की बोतल का जो बॉटम होता है, आपने देखा होगा कि वो फूला हुआ रहता है, किनारों से पतला होता है, बीच में से मोटा होता है। तो ये जो है वो यूज किया करते थे अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। इन्होंने हाई मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया। सिंपल माइक्रोस्कोप, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इनका नाम याद रखिए। तो ये हुआ। अब मैं आपको कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, वो बता देता हूं। वो ध्यान में रहेंगे ना आपको, तो थोड़ा सा चीजें इजी रहेंगी। जैसे सबसे पहला टर्म है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो आप यूं समझिए कि रेजोल्यूशन का मतलब होता है क्लैरिटी। हालांकि एकदम सही तो नहीं है ये, पर फिर भी क्लैरिटी आप एक बार समझ सकते हो। अब इस क्लैरिटी का मतलब समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, मान लो कि मैं एक डॉट बनाता हूं यहां पे, और एक डॉट यहां पे बनाता हूं, ठीक है। आप आसानी से समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो कि ये दो डॉट्स हैं और ये दोनों डॉट्स अलग अलग हैं, क्योंकि इनके बीच में काफी डिस्टेंस है। अगर मैं ऐसे बना दूं, होपफुली आपको अभी भी समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों डॉट्स अलग अलग हैं। अब यदि मान लो कि मैं दो डॉट बनाता हूं एकदम पास पास में, अभी मैंने ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं इसमें मैंने दो डॉट्स बनाए हैं,
हो सकता है ये भी आपको क्लियरली दिख रहे हो कि दो अलग है, मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं इनको दूर से देखूंगा, जैसे मैं जिस पे लिख रहा हूं ना, राइटिंग पैड बोलते हैं जिसको, राइटिंग पैड पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये दो अलग अलग डॉट्स बनाए मैंने। लेकिन मेरे सामने कैमरे के नीचे एक और स्क्रीन लगी हुई है, उस स्क्रीन के ऊपर मुझे ये दोनों डॉट्स एक ही दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो आंखें हैं वो इस डिस्टेंस, मतलब एक हाथ से थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस तक ये दो डॉट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है कि वो अलग है। अगर मैं इसमें पास में जाऊंगा तो मुझे, अब जैसे मैं यहां आ गया ना, अब मुझे ये दोनों डॉट्स है वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब है कि अल्टीमेटली तो हमारी आंखें ही देखेंगे तो हम ही ना। रेजोल्यूशन का मतलब है कि अल्टीमेटली यदि कोई दो ऑब्जेक्ट्स पास पास में है तो कितनी दूरी से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये दो अलग है। दूर से देखोगे तो वो दोनों आपको एक ही दिखाई देंगे, तो हमें कितनी दूरी तक, मतलब कितना पास में जाए कि वो दोनों अलग अलग दिखे। अगर अलग है तो दोनों अलग अलग दिखे, इसे बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश two objects separately which are present very close। जब दो ऑब्जेक्ट्स बहुत पास में हैं तो उन दोनों को अलग अलग समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही दिख रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो ये एक बार के लिए रेजोल्यूशन हुआ। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से इस चीज को भी समझना है अपने को। जैसे ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई बिना किसी, मतलब बिना कोई हेल्प के, जैसे चश्मा लग रखा है तो ये तो लेंस हो गया एक तरीके का, है ना। अगर आंखें सही है किसी इंसान की जिसके बिल्कुल चश्मा नहीं है, तो उसके लिए दो ऑब्जेक्ट्स कितने पास में हो कि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही, उसे दो अलग अलग दिखे। तो ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन पावर है वो है 0.1 mm, या इसे बोलते हैं 100 माइक्रोमीटर। 0.1 mm। यदि मैं दो डॉट्स को 0.1 mm की दूरी पे बनाऊंगा ना, तो आप आसानी से उन्हें समझ जाओगे कि ये दो अलग अलग है। इससे ज्यादा पास मैंने किया ना, तो फिर चाहे कितना ही पास में उसके घुस जाओ आप, वो आपको एक ही दिखाई देगा। तो मतलब हमारी आंखें मिनिमम जो है वो यहां तक देख सकती है दो डॉट्स को अलग अलग। ये हमारी रिजोल्यूशन पावर है। अब इस रिजोल्यूशन पावर से ही रिलेटेड एक टर्म आता है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एबे। इसे बोलते हैं एबेज रिलेशनशिप। एबेज रिलेशनशिप, एबेज रिलेशनशिप का मतलब है कि मिनिमम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए जिससे कि दो सेपरेट है वो सेपरेट दिखाई दे। मिनिमम डिस्टेंस at which two objects can be seen separately।
तो ये होता है एबे का रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट देखिए, रिजोल्यूशन की जो पावर होता है उसका फॉर्मूला एक है हमारे पास में, वो बता देता हूं मैं। रिजॉल्विंग पावर फॉर्मूला, इसे कहते हैं एबेज रिलेशनशिप, एक ही बात है। क्या फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला है हमारा D0, या इसको आप सिंपल डी भी बोल सकते हो, इक्वल्स टू 0.6 लैम्डा डिवाइडेड बाय n साइन अल्फा। n साइन अल्फा, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब d का मतलब क्या है, या D0 का मतलब क्या है, देखो D0 या d का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मिनिमम डिस्टेंस कितनी है। दूसरा लैम्डा क्या है, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, हाँ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। एन क्या है, एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है मैं बता दूंगा आपको, एक बार तो लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन स्पेसिमेन एंड फर्स्ट लेंस। और एन साइन अल्फा पूरा का पूरा, इसका मतलब होता है न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर। तो ये है हमारे पास में सिंपल सा। अब और एक चीज बताता हूं मैं आपको, देखो जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको आसानी से बदला जा सकता है, मैं आपको बता दूंगा, इट इज इजी टू अल्टर, मतलब इसको आसानी से बदल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो क्या है ये, कैसे है, मैं समझाता हूं आपको। देखो आप ये देखो कि रेजोल्यूशन के फॉर्मूला में जो चीज ऊपर लिखी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो चीज नीचे लिखी है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे, जैसे लैम्डा है वो वेवलेंथ है रेडिएशन की, रेडिएशन की लैम्डा वैल्यू आप जितनी कम करोगे उतनी उस रेडिएशन की एनर्जी बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी वो स्पेसिमेन से उतना ज्यादा टकराएगी, और जितना अच्छे से टकराएगी उतनी अच्छी इमेज बनेगी उसकी। तो जो लैम्डा वैल्यू है वो लैम्डा वैल्यू का मतलब यहां पे है कि भाई लैम्डा जितनी कम होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही यहां पर इमेज अच्छी बनेगी। दूसरा एन साइन एल्फा जो है वो नीचे लिखा हुआ है, तो आप ये ध्यान रखना कि रेजोल्यूशन, या जिसको आप क्लैरिटी बोलो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूमेरिकल अपर्चर के, न्यूमेरिकल अपर्चर। अगर आप न्यूमेरिकल अपर्चर कम करते हो तो रेजोल्यूशन बढ़ता है। न्यूमेरिकल अपर्चर इफ डिक्रीज्ड देन रेजोल्यूशन इंक्रीज, क्लैरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, रेजोल्यूशन इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि ये तो अपना सिंपल सा है ही है।
अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट कैसे बेंड होती, कितनी बेंड होती है, इसका मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे देखो, मान लीजिए कि ये कोई ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, ऑयल ड्रॉप, और आपने क्या किया, इस ऑयल ड्रॉप पर ऐसे लाइट डाली, या चलो सीधी लाइट, ऐसे लाइट डाली। जैसे ही ऑयल ड्रॉप पे लाइट गिरती है लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये जो ऑयल ड्रॉप है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आता है 1.5, यानी 1.5 गुना लाइट है वो बेंड होती है। अब यही बात यदि आप एयर के लिए करोगे, एयर में लाइट जाएगी तो वो बेंड नहीं होगी, जैसी है वो वैसी की वैसी रहेगी। यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है, लाइट जो है वो इतनी ही बेंड होती है। अब हम एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, तो उसमें मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव पीरियड, सॉरी पीरियड नहीं, इंडेक्स कितना होता है। तो फॉर ए गुड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, एक अच्छा जो माइक्रोस्कोप होता है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 85 डिग्री। अब डिपेंड करता है कि हम किस पर्पज के लिए वो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अनुसार माइक्रोस्कोप बनाए जाते हैं। उनके लेंस को ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि वो 1 डिग्री से लेके 85 डिग्री तक लाइट को बेंड कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगा, जैसे अब जैसे अपन आगे पढ़ेंगे, ये लेंस है, यहां से मान लो लाइट निकलती है, तो वो लाइट जो है वो लेंस से यहां से निकल के जैसे यहां टकराती है, यहां पे टकराएगी तो वो लाइट बेंड होके सीधी नीचे आ जाएगी, यहां टकराएगी तो वो बेंड होके सीधी नीचे आ जाएगी। तो कितना डिग्री बेंड हुआ यहां पे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ऐसा भी हमको देखने को मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ये लाइट जो है वो इसमें टकराने के बाद में ये तो इधर की तरफ निकल जाएगी, और एक लाइट जो इधर से आ रही है वो टकराने के बाद में इधर की तरफ निकल जाएगी। तो ऐसे करके इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये चीज जरूरी होती है करनी, लाइट को बेंड करना जरूरी होता है। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि वे कितनी लाइट है वो बेंड हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ सिंपल अपने जो सिलेक्टेड माइक्रोस्कोप है उनके बारे में। तो हमारा जो पहला माइक्रोस्कोप है ये है ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेबोरेटरी में आपने काम किया है ना, सबने कभी ना कभी, तो बीएससी में या एमएससी के अंदर, ये एक प्रकार का लाइट माइक्रोस्कोप है। अगर आपको याद हो तो एक तो होता था ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें नीचे कांच लगा होता था, और जिसको अपन सनलाइट की तरफ उसको ऐसे एडजस्ट करते थे, फिर लाइट आती थी, टकराती थी, ऊपर निकलती थी। एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें नीचे ही बल्ब लगा हुआ है,
और नीचे से लाइट निकल रही है, लाइट का सोर्स, उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप से थोड़ा एडवांस तरीके का होता है। इस माइक्रोस्कोप के अंदर आपको 4 बेसिक पार्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं सारी चीजें समझा दूंगा कैसे ये काम करता है। इसमें 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं, 4 बेसिक पार्ट्स। कौन कौन से हैं? जैसे पहला, सबसे नीचे का बेस ऐसा होता है ना, वो बेस इस तरीके का, इसके ऊपर माइक्रोस्कोप लगा होता है, तो इसे कहते हैं बेस। बेस पार्ट है, वो सपोर्ट करने के काम आता है। दूसरा होता है स्टेज। स्टेज मतलब स्लाइड होल्डर, जिसमें आप स्लाइड को होल्ड करोगे, स्लाइड रखते हैं। तीसरा आता है आर्म। देखा होगा, उसको उठाते हैं, नीचे झुकाते हैं उसको, मतलब इस तरीके की जो बैंड हो रखी होती है, इसे हम आर्म बोलते हैं। यहाँ पे वो स्टेज होता है और नीचे ये बेस होता है और यहाँ पर एक लेंस का सिस्टम लगा होता है, तो ये आर्म है। और फिर लास्ट पार्ट आता है बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब, और बॉडी ट्यूब के अंदर है वो लगी होती है लेंस का एक सिस्टम लगा होता है। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लेंस सिस्टम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे ऊपर ये हमारी आंखें रहेंगी। आंखें, आंखों के नीचे जो सबसे पहला लेंस आता है उसे बोलते हैं ओक्यूलर लेंस। क्या पता आपको यही चीज पूछ ले। यही चीज पूछने का मतलब है कि भाई सीक्वेंस पूछ ले कि बताओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में या तो लाइट से आई की तरफ या आई से लाइट की तरफ कौन कौन से लेंस लगे होते हैं। ऑक्यूलर लेंस के बाद में एक और लेंस लगा होता है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद में ये स्टेज आ जाता है फिर, और यहां स्पेसिमेन होता है। ये स्पेसिमेन है, और फिर उसके बाद में उसके नीचे लगा होता है, मतलब कंडेंसर लेंस। और उसके नीचे लाइट सोर्स। लाइट सोर्स। तो ये है हमारे पास में सीक्वेंस। अब देखना, लाइट सोर्स से जब लाइट निकलती है, और ये सारा एक ट्यूब में बंद है, ये ना एक ऐसे ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर बंद है। आंखों से तो अपन देखेंगे, वैसे ये एक, सॉरी, ये इतना है, वो एक ट्यूब में बंद है, और ये दोनों चीजें नीचे वो जो होता है स्टेज के नीचे, उसमें बंद होती है, और बीच में स्पेसिमेन आ जाता है ना। तो देखो, लाइट से तो लाइट निकलती है, वो अलग अलग डायरेक्शन में निकलती है, लेकिन कंडेंसर लेंस की जिम्मेदारी है कि वो सारी लाइट को कंडेंस करे, और कंडेंस करके वो सीधा स्पेसिमेन के ऊपर डाले। तो ऐसे करके वो स्पेसिमेन के ऊपर लाइट डालने का काम करता है। ठीक है, ये लाइट ऐसे आएगी, सब तरफ से लाइट निकलेगी, तो लाइट को कंडेंस करके स्पेसिमेन पे डालते हैं। अब जो स्पेसिमेन है उसके ऊपर जब लाइट गिरती है तो स्पेसिमेन चमकता है, और उसी स्पेसिमेन से लाइट बैंड होकर के वापस से आगे जाती है ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, इस लाइट को आगे पास करता ऑक्यूलर लेंस पे, और ऑक्यूलर लेंस से ये जब हमारे आंखों में गिरती है तो हमें इमेज दिखाई देती है। ये एक सीक्वेंस है इसका, सिंपल सा। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर इस प्रकार से ये सीक्वेंस चलता है। अब इस ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की कुछ खास बातें हैं जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो मैं आपको सिंपल बता सकता हूं। जैसे कि
ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप यूज करता है डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट। डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब हो गया कि भाई अभी जब आगे अपन और माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि लाइट है वो पहले कहीं और गिरती है, फिर कहीं और गिरने के बाद में जो है वो आगे आती है, तो वो इनडायरेक्ट तरीके का हो गया। बट डायरेक्ट का मतलब होता है कि भाई सीधे सीधे लाइट है वो आंखों तक पहुंच रही है। हाँ वो बात अलग है कि बीच में लेंस है। मैं कई बताऊंगा आपको कि जैसे लाइट है वो पहले किसी एक लेंस से टकराती है, फिर उसके बाद डिटेक्टर में जाती है, फिर डिटेक्टर हमें बताता है कंप्यूटर पे। तो हमने डायरेक्ट लाइट का यूज नहीं किया है। लाइट स्पेसिमेन पे भी डायरेक्ट नहीं गिरती है, तो वो अलग अलग चीजें हैं। यहां पे डायरेक्ट है वो लाइट का जो है वो इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, यहां पर जो सिंपल सा अपना ऑब्जेक्ट है, इसमें 4 बेसिक पार्ट होते हैं, वो मैंने बता दिया, ठीक है। और इसके अलावा ब्राइट फील्ड के अंदर स्पेसिमेन को स्टैंड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। स्पेसिमेन स्टैंड हो तो भी चलेगा और अनस्टैंड हो तो भी चलेगा। तो ये हुआ स्पेसिमेन का काम हमारा। फिर उसके बाद में यूज कहां आता है? फॉर नॉर्मल लेबोरेटरी यूजेस। नॉर्मल लेबोरेटरी के यूज में अपन इसमें ले सकते हैं इसको। उसके बाद में जैसे इसमें इमर्सन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। इमर्सन ऑयल यूज करते हैं। एक जाइलोल यूज होता है, ये फिक्सेटिव है। जाइलोल, उसका इस्तेमाल मैं फिक्सेटिव बाद में बताऊंगा आपको, तो ये भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ जब हम आई पीस से देखते हैं और आंखों से जब देखते हैं तो हमें इस ओक्यूलर लेंस में एक राउंड सर्कल दिखाई देता है। उस सर्कल में जो बीच में स्पेसिमेन होता है वो दिखाई देगा, और सराउंडिंग के अंदर एकदम से लाइट का ब्राइट फील्ड दिखता है, उसी लिए इसका नाम है वो ब्राइट फील्ड रखा गया है। तो ये इतना सा अपने को ध्यान में रखना है इसके बारे में। बस ये लाइट फील्ड का काम हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, आपको मैं बताता हूं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या होता है? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर केवल और केवल जो स्पेसिमेन है वो चमकता है, पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल डार्क रहता है। तो जैसे सपोज करिए लेंस सिस्टम सेम रहता है, लेंस सिस्टम सेम, उसके बाद में बैकग्राउंड जो होता है, बैकग्राउंड ऑफ स्पेसिमेन इज डार्क, ये डार्क होता है। और इसके अंदर जनरली अनस्टेन्ड स्पेसिमेन यूज करते हैं। जनरली अनस्टेन्ड स्पेसिमेन यूज किए जाते हैं। फिर उसके बाद में डार्क फील्ड में आपको कभी कभी लिविंग माइक्रोब्स भी दिख सकते हैं। समटाइम्स लिविंग माइक्रोब्स
लिविंग माइक्रोब्स व्यूड, लिविंग माइक्रोब्स है वो भी देखे जा सकते हैं। तो बस ये आपको इतना सा इसमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इसके बारे में सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा जाता है कि कौन सा माइक्रोस्कोप लिविंग सेल्स को देखने के काम आता है। ये एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें सेल की डेथ नहीं होती है, जिसमें हम सेल्यूलर इवेंट्स की स्टडी कर सकते हैं, जैसे माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन पढ़ना हो तो आप फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करिए। और फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, उससे आप लिविंग सेल्स को या सेल की एक्टिविटी को देख सकते हो। देखिए, फेज का मतलब होता है एंगल, ऑब्वियस सी बात है, लाइट के एंगल की बात होगी यहाँ पे। और कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है शार्पनेस। शार्पनेस, लाइट का एंगल चेंज करके शार्पनेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव बढ़ाई जाती है। ये होता है फॉर लिविंग सेल्स, सेल्यूलर एक्टिविटी, सेल डिवीजन एटसेट्रा। तो ये जो है वो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के लिए है। दूसरी बात, इसकी डिस्कवरी किसने करी? इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रिट्ज जर्नाइक। फ्रिट्ज जर्नाइक नाम के साइंटिस्ट थे और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1953 के अंदर डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिलता है। ओके, इस माइक्रोस्कोप के अंदर फ्लूरोसेंस जो है वो यूज नहीं होता है, ये सवाल पूछा जाता है। फ्लूरोसेंस नॉट यूज्ड, जो फ्लूरोसेंस है वो यूज नहीं किया जाता है। अब इसके अंदर जो लाइट है वो जब गिरती है तो उसका प्लान चेंज होता है, मतलब लाइट ऐसे गिरेगी फिर बैंड होगी, वो कितनी बैंड होती है उस पे सवाल पूछा जाता है। तो आप इस चीज को भी मेंशन कर लीजिए। द लेटरल प्लेन of the objective and central plane of objective are adjusted by lambda of light by additional 1/4 वेवलेंथ। ये याद रखना। अभी सवाल आया था तो उसमें यही पूछा था 1/4 वेवलेंथ का। क्या है इसमें? सिंपल सा, एक है लेटरल ऑब्जेक्ट, एक है सेंट्रल ऑब्जेक्ट। अब दोनों को यदि आपको देखना है तो इसमें आपको वेवलेंथ को 1/4 लैम्डा के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। जितनी वेवलेंथ की आप लाइट डाल रहे हो उसका 1/4 है, वो चेंज करना पड़ेगा, तो वो दोनों पे गिरेगी और आपको दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट दिखाई देगा मतलब। तो ये एक चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरा देखो, एक और चीज बताता हूं।
इन केस ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप आपको ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट है उसे ब्राइट कॉन्ट्रास्ट भी कहते हैं, ब्राइट। और इसके अंदर टू सेट्स ऑफ रेज आर यूज्ड, दो सेट यूज किए जाते हैं रेज के, लाइट की रेज के, और ब्राइटर ऑब्जेक्टिव, ब्राइटर ऑब्जेक्टिव के लिए। दूसरा होता है पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट, और ये पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट है वो डार्क होता है, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट है वो डार्क होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो दो सेट्स हैं ऑफ रेज मेक इमेज डार्कर देन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से ज्यादा डार्क है वो इमेज बनती है इसके अंदर। तो ये फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की बात हो गई। अब इस माइक्रोस्कोप का सिंपल हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो जैसे इसमें क्या होता है सबसे पहले तो लाइट सोर्स होगा, लाइट सोर्स, उसके बाद में कंडेंसर लेंस लगा होता है, कंडेंसर लेंस, फिर कंडेंसर लेंस के बाद में स्पेसिमेन रखा जाएगा, ये स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव लेंस आता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद में एक डिवाइस है और इसे बोलते हैं -90 डिग्री फेज शिफ्ट रिंग। ये लाइट को 90 डिग्री रोटेट करती है। देन उसके बाद में एक और डिवाइस है, इसको बोलते हैं ग्रे फिल्टर रिंग। और लास्ट में आता है एक इमेज प्लेन, इमेज प्लेन। तो अब आप देखो सिंपल सा केस, इसमें लाइट आएगी, लाइट सोर्स से लाइट गिरेगी और लाइट गिर के इस स्पेसिमेन से टकराएगी। स्पेसिमेन से टकराने के बाद जो लाइट, दो तरीके की लाइट होती है, एक तो होती है जो स्पेसिमेन से टकरा के बिखर जाती है और एक होती है बैकग्राउंड लाइट। तो ये जो लाइट है ये है बैकग्राउंड लाइट। और जो स्पेसिमेन से टकरा के निकलेगी उसे बोलते हैं स्कैटर्ड लाइट, ये है स्कैटर्ड लाइट। यानी बिखर गई ये लाइट। तो ये दो तरीके की लाइट साथ साथ चलती है। अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो क्या करेगा, ये लाइट को डालेगा 90 डिग्री शिफ्ट रिंग पे, ये 90 डिग्री घुमा देगी इसको, और फिर घूम करके, ये इसमें नहीं समझ में आएगा 2D इमेज बना रहा हूं मैं, इसमें लाइट घूम जाती है, ग्रे फिल्टर पे गिरती है, और ग्रे फिल्टर पे गिरने के बाद फाइनली यहां पे इस पे आके गिरेगी इमेज प्लेन के ऊपर। और जो स्कैटर्ड लाइट है वो धीरे धीरे इसके सराउंडिंग में ही रहती है लेकिन कम होती चली जाती है, ये भी इसके साथ ही यहाँ पे गिरती है।
तो ये है हमारे पास में फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट कि ये कैसे काम करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट बताता हूं आपको मैं, कनफोकल माइक्रोस्कोपी। कनफोकल माइक्रोस्कोप, इसका दूसरा नाम है कनफोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, CLSM, या इसको बोलते हैं सिंपल लेजर स्कैनिंग कनफोकल माइक्रोस्कोप, LSCM। देखते हैं ये क्या है, कैसे काम करता है। इसके नाम से भी एक बार थोड़ा सा समझो, कनफोकल यानी बहुत ज्यादा फोकस, लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो काम की बात देखिए क्या है। जैसे सपोज करो कि आपके पास में एक टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू है, और आपको इस टिश्यू में जो लेयर्स दिखाई दे रही है सेल्स की, और लेट्स से कि आपको जो है वो सेकंड नंबर की लेयर है उसमें देखना है, तो इस लाइट की मदद से हम सेकंड लेयर तक जा सकते हैं। अगर टिश्यू मोटा होगा तो दिखाई नहीं देगा। ये जो कनफोकल माइक्रोस्कोपी है, इट इज ओनली फॉर वेरी थिन सेक्शंस। बहुत पतले सेक्शन कटिंग्स होते हैं, उनके लिए ये माइक्रोस्कोपी होती है। बहुत ज्यादा फोकस्ड है ये। अब देखना कैसे इसमें जो सेटअप रहता है पूरा। सबसे पहले लेजर लाइट होती है, आपने भी लेजर लाइट यूज की होगी। तो लेजर लाइट का एक तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि उसमें ऑलरेडी जो लाइट होती है वो बहुत फोकस्ड तरीके से निकलती है। लेजर लाइट कभी भी बिखरेगी नहीं, देखा है ना आपने, एकदम एक लाइन में चलती है सीधी। तो लेजर लाइट होती है। अब इस लेजर लाइट के बाद जो सोर्स है, सॉरी, एक मेटल का ऐसे छोटा सा डिवाइस सा होता है, और उसके सेंटर में एक होल होता है छोटा सा, इसे बोलते हैं पिन होल। और सारी लाइट जो है वो इसमें से ही होके गुजरेगी, वही आगे जाएगी, बाकी नहीं जा सकती। ये है कनफोकल पिन होल, कनफोकल पिन होल। फिर उसके बाद में एक और तिरछा ग्लास लगा होता है, इसे बोलते हैं बीम स्प्लिटर, बीम स्प्लिटर। फिर उसके बाद में एक साइड में डिवाइस लगी होती है, इसमें भी पिन होल होता है, तो ये भी कनफोकल पिन होल है। ये रहा कनफोकल पिन होल, और एक ये रहा कनफोकल पिन होल, ठीक है। कनफोकल पिन होल ये रहा। ऐसे देन उसके बाद में ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और नीचे लगे होते हैं स्पेसिमेन के लिए प्लेटफॉर्म्स, और इन प्लेटफॉर्म्स को हम बोलते हैं इन फोकस प्लेन, आउट फोकस प्लेन, ठीक।
अब देखो लाइट का खेल समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक डिक्टेटर भी लगा होता है जिससे पता चलेगा फाइनली। और ये सारा सिस्टम जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर है, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये है डिटेक्टर। नाउ लेजर लाइट से जितनी भी लाइट निकलेगी वो सारी लाइट जाएगी स्पिन होल से, और पिन होल से जाने के बाद में ये लाइट इस स्प्लिटर पे जाएगी। स्प्लिटर से टकराने के बाद ये लाइट जाती है इस ऑब्जेक्टिव लेंस पे। ऑब्जेक्टिव लेंस से टकराने के बाद ये लाइट इन सभी से टकराती है। ठीक है, अब इसमें से हमें कौन से के ऊपर फोकस करना है, बीच वाले पे, तीसरे पे, या पहले पे? ये टिश्यू की लेयर्स है। यहां से दो तरीके की जो लाइट है वो निकलेगी। एक तरीके की लाइट है उसको हम बोलेंगे इन फोकस, और दूसरे तरीके की है वो आउट फोकस है। तो आउट फोकस लाइट को छोड़ देना है और इन फोकस लाइट है वो आगे जाती है। तो इस प्रकार से लाइट तो देखो हर जगह से निकलेगी। फिर ये जो लाइट्स हैं ये जा रही हैं इस स्प्लिटर के पास में, और स्प्लिटर के पास जाने के बाद में जो लाइट काम की नहीं है उसे तो बाहर छोड़ दिया जाता है, और जो लाइट काम की है वो स्पिन होल से जाके डिक्टेटर के अंदर चली जाती है। तो ऐसे करके कन्फोकल माइक्रोस्कोपी काम करती है। जो अपना डिक्टेटर है वो सिर्फ उसी लाइट को लेता है जो लाइट इन प्लेन होती है या इन फोकस लाइट होती है। तो ये कन्फोकल माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट होता है। कन्फोकल माइक्रोस्कोप के अंदर ऑप्टिकल रेजोल्यूशन इज इंक्रीज्ड। ऑप्टिकल रेजोल्यूशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये होता है फॉर लिविंग एंड फिक्स्ड टिश्यूज के लिए। फिक्स्ड टिश्यूज के लिए अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए और ऑप्शन के अंदर फेज कॉन्ट्रास्ट हो तो पहले फेज कॉन्ट्रास्ट को ही सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद में ये क्या करता है कन्फोकल माइक्रोस्कोप, एलिमिनेट scattered रिफ्लेक्टेड और फ्लोरेसेंस लाइट फ्रॉम आउट ऑफ फोकस प्लान। आउट ऑफ फोकस प्लान से जो लाइट आती है उसको तो एलिमिनेट कर देता है, और टेक लाइट फ्रॉम इन फोकस प्लान। तो यहां से ये लाइट है वो ले लेता है। तो ये हुआ हमारे पास में इसके बारे में। अब और सिंपल चीज मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, इसके एप्लीकेशंस के बारे में। कैसे काम आता है कन्फोकल माइक्रोस्कोप है वो काम आता है टू सी द लोकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अगर आपको सेल में प्रोटीन्स की लोकेशन देखनी है या लिपिड्स की लोकेशन देखनी है, न्यूक्लिक एसिड की लोकेशन देखनी है, तो ये माइक्रोस्कोप आपके काम आएगा।
साइटोस्केलेटन देखना है तो भी ये काम आएगा। इसके अंदर जो डाई यूज आती है उसका नाम पूछा जाता है पैलोइडीन एंड लैक्टीन्स। ये डाई है वो यूज की जाती है। फिर उसके बाद में ठीक है, ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लक्चुएशंस भी देखने के काम आता है। इसके अलावा फ्लूरोसेंट डाई का यूज किया जाता है। फ्लूरोसेंट डाई है वो यूज की जाती है। और 4 डायमेंशनल इमेज बनाता है ये, 4D इमेज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स की 4D इमेज तक ये बनाता है। तो ये हुआ हमारे पास में इसके बारे में सिंपल जो है वो माइक्रोस्कोपी। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत ही ज्यादा क्लियर पिक्चर देता है और बहुत ही छोटे साइज के ऑब्जेक्ट्स देखने के काम आता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर एक सीधी सी लाइन आपको यही दिख रही है कि इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल होगा और इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डाले जाएंगे उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि वो उस ऑब्जेक्ट के आर पार निकल जाते हैं और फिर टकरा के एक फिल्म होती है उसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन डॉट की तरह गिरते हैं तो उससे एक इमेज बन जाती है। अब यहाँ पे इतने भयंकर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जो ऑब्जेक्ट के आर पार निकल जाते हैं तो कभी भी लिविंग ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख पाते हो। आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा डेड स्पेसिमेन। तो इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम डेड स्पेसिमेन है वही देख पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आपको सिंपल कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कोई भी जो स्पेसिमेन होगा वो स्पेसिमेन है वो लिविंग तो हो नहीं सकता, डेड स्पेसिमेन होता है। इसको डेवलप किसने किया? 2 साइंटिस्ट है, नॉल एंड रस्का, और 1931 में इन्होंने डेवलप किया इसको, डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक चीज, दूसरी चीज, यहां पर हाई वोल्टेज की या हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स यूज किए जाते हैं। तो आप इसके लिए भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स एट 50,000 वोल्ट्स, जिनकी वेवलेंथ होती है 0.05 एंगस्ट्रम आर यूज्ड। ये यूज किए जाते हैं। अब इसका जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत छोटा होता है। न्यूमेरिकल अपर्चर जो हमने बोला था ना n sin अल्फा इज वेरी स्मॉल, बहुत कम होता है। और वेरी स्मॉल होता है इसलिए इसका रेजोल्यूशन पावर ज्यादा होता है। रेजोल्यूशन पावर हाई, मतलब क्लैरिटी इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। फिर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी रेजोल्यूशन कैपेसिटी है कितनी, या रिजॉल्विंग जो पावर अपन बोलते हैं इसको,
रेजोल्यूशन पावर ये होती है 0.2 माइक्रोमीटर। अगर 0.2 माइक्रोमीटर के ऊपर भी दो जो है वो पॉइंट्स बनाए हुए हो तो ये आसानी से बता सकता है कि ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, सेम नहीं है। ये इसकी रिजोल्यूशन पावर होती है। देन उसके बाद में इसमें जो इमेज बनती है वो एक फ्लूरोसेंट फिल्म पे बनती है। इमेज ऑन फ्लोरेसेंट फिल्म, उसके ऊपर ये बनती है। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये होता है फॉर डेड स्पेसिमेंस। जो डेड स्पेसिमेन है उन्हीं के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और एक चीज बताता हूं आपको, देखिए मिनट, इट इज फॉर डेड स्पेसिमेंस। ठीक है, लिविंग को नहीं देख सकते आप। इसमें एक फिक्सेटिव यूज करते हैं जिसका नाम है ग्लूट्रेल्डिहाइड। ग्लूट्रेल्डिहाइड, ग्लूट्रेल्डिहाइड फिक्सेटिव होता है और इस ग्लूट्रेल्डिहाइड की जिम्मेदारी है कि ये स्पेसिमेन को इधर उधर जो है वो हिलने नहीं देता। ये ग्लूट्रेल्डिहाइड स्टेबलाइजेशन के लिए काम आता है, स्टेबलाइजेस द स्पेसिमेन। ये स्पेसिमेन को स्टेबलाइज करता है। फिर उसके बाद में जो डाई इस्तेमाल की जाती है इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, उनके नाम भी देखिए, यहां से भी सवाल आया हुआ है एक बार। जैसे एक डाई है जिसका नाम है यूरेनिल एसीटेट, एक है इसे बोलते हैं लेड एसीटेट, एक है लेड सिट्रेट, एक है यूरेनिल मैग्नीशियम एसीटेट, एक है यूरेनिल नाइट्रेट, एक है 1 2 3 4 5 6 फॉस्फो टंगस्टिक एसिड, फॉस्फो टंगस्टिक एसिड पीटीए। फिर उसके बाद में है एक ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड जिसे हम लिखते हैं OSO4। ये स्टेन का काम करते हैं यहाँ पे। और मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ठीक है, ये आपका हो ही गया, टंगस्टन आ गया। इसके अलावा मैग्नीज का इस्तेमाल भी करते हैं, यूरेनियम का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पर एज माइक्रो स्टेन काम में आते हैं। तो एक तो ये हो गई। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके दो टाइप्स होते हैं, ये तो पता ही है टाइप्स। इनका पहला टाइप है, इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसका सिंपल सी बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी के
जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकलते हैं। जैसे देखो ये है इलेक्ट्रॉन का सोर्स और ये एक कैथोड ट्यूब होती है, कैथोड ट्यूब, ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर ना भाग जाए इसके लिए यहां पर एनोड लगाया जाता है, ये एनोड है, एनोड, एनोड लगा दिया। फिर उसके बाद में यहां कंडेंसर लेंस होते हैं, ये है फर्स्ट कंडेंसर लेंस, फिर उसके बाद में आता है सेकंड कंडेंसर लेंस, सेकंड कंडेंसर लेंस, देन उसके बाद में स्पेसिमेन आएगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव लेंस आता है, और उसके बाद में कोई इंटरमीडिएट लेंस है वो आएगा, देन उसके बाद में प्रोजेक्टर लेंस आता है, और उसके बाद में ये डिक्टेटर फिल्म आती है, डिटेक्टर फिल्म। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन सॉरी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, तो इस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स इस स्पेसिमेन के आर पार गुजर जाते हैं, स्पेसिमेन से आर पार हो जाएंगे, और आर पार होने के बाद में ये उस डिक्टेटर फिल्म के ऊपर वैसे ही गिरेंगे जैसा कोई स्पेसिमेन होता है, तो इमेज बन जाती है वैसी की वैसी जैसा कोई स्पेसिमेन होता है यहाँ पे। तो ये होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सारा खेल। अभी मैं इसमें आपको और चीजें बताता हूं, देखो सिंपल है और जो जरूरी है उनके बारे में। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसमें वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाता है, वैक्यूम क्रिएटेड। वैक्यूम का क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हवा में इलेक्ट्रॉन काफी दूर तक नहीं जाते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट ट्रेवल फार इन एयर, हवा में इलेक्ट्रॉन काफी दूर तक नहीं जाएंगे, इसलिए वैक्यूम का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल होता है, जो मैंने बताया भी था, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन यूज्ड। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पेसिमेन को क्रॉस नहीं कर सकते, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट क्रॉस स्पेसिमेन। तो ये हुआ। देन उसके बाद में कंडेंसर लेंस वगैरह तो है ही है, ये मैंने बता ही दिया आपको। वैक्यूम सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। एक होता है कोल्ड ट्रैप, कोल्ड ट्रैप उसका इस्तेमाल होता है, और कोल्ड ट्रैप है इसके अंदर एक मेटल होता है, मेटल इन वैक्यूम सिस्टम, और इस कोल्ड ट्रैप है इट इज कूल्ड बाय लिक्विड नाइट्रोजन। इसका काम है जो गैसेस वगैरह हैं उनको अपने अंदर ट्रैप कर लेना, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब ना करे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अगर डिस्टर्ब हो गए तो इधर उधर इमेज बनेगी। कूल्ड बाय
लिक्विड नाइट्रोजन, और इसका काम है टू अट्रैक्ट गैसेस एंड रैंडम कंटामिनेटिंग मॉलिक्यूल्स। तो ये इसका सिंपल काम होता है। कैथोड यूज होता ही है, और जो एनोड है इसको रखा जाता है एट 0 वोल्ट। एनोड इज केप्ट एट 0 वोल्ट। ये 0 वोल्ट के ऊपर रखा जाता है। और कैथोड है, इसको मैंने बताया ही आपको 50 से लेके 100 किलो वोल्ट तक इसको रखा जाता है। तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके अलावा कंडेंसर हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कौन सा होता है। तो ये है हमारे पास में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये स्कैन करता है माइक्रोस्कोप। जैसे हमारा स्कैनर होता है ना, फोटो कॉपी करवाते हैं अपन तो स्कैनर होता है, वो स्कैन करता है, वैसे ये स्कैन करता है। ये 3D इमेज बनाता है, लेकिन ये केवल ऊपर ऊपर की स्कैन करेगा। जैसे सपोज करो मेरा हाथ है, इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन खाली अपर सरफेस को स्कैन करेंगे, अंदर क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो होता है स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। बस इतना सा याद रखना है। ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस इमेज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन की केवल आउटर सरफेस को स्कैन करेगा। ये 3D इमेज बनाता है, 3D इमेज। और इसके अंदर आपको सेम सिस्टम देखने को मिलेगा। सेम इलेक्ट्रॉन बीम एज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वैसा का वैसा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो वोल्टेज है वो आपको 5 से 30 किलो वोल्ट का ही मिलेगा, क्योंकि अंदर नहीं डालने हैं इलेक्ट्रॉन। और वैक्यूम भी सेम होती है, सेम वैक्यूम इस्तेमाल की जाती है। फिर उसके अलावा और कुछ इलेक्ट्रॉन बीम का हो गया, फोटॉन्स है, पॉइंट टू पॉइंट स्क्रीन, ठीक है, ये तो कुछ खास नहीं है। तो ये अपने पास में ठीक। तो ये है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। इतना आपको करना है माइक्रोस्कोपी में, यहाँ से सवाल आपके सारे हो जाएंगे। ठीक, थैंक यू।